दीन सर जी, आप मुझे बताइए, जब आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेशी सरकार, बांग्लादेशी हुक्मरान इस तरह की अराजकता की स्थिति पैदा की वहां पर हो रखी है, आप भी मानते हैं कि सब कुछ आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है वहां? श्वेता जी, मैंने जैसे बताना चाहा कि बांग्लादेश में अभी ढाका में आईएसआई के 5 दफ्तर है, 5 ऑफिसर्स। इसके एक दफ्तर के नाम है ढाका स्टेशन, और यही दफ्तर से ये बांग्लादेश में सब आतंकवादी जो काम सब कुछ कर रहा है, जिहादी को पैसा दे रहा है, भारत के अंदर आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है, और भारत की जो अंदर में एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार फेल हो गई वगैरह। क्योंकि आईएसआई चाहते हैं कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करके, बांग्लादेश को तो डिस्टेबलाइज कर दिया, अब अभी भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आईएसआई। और एक एक महीने आईएसआई पाकिस्तान, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, 20 करोड़ टाका खर्च कर रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई ड्रग्स की बिजनेस कर रहा है, बांग्लादेश में ड्रग्स दे रहा है, कोकेन, और कोकेन बेच के इसके प्रॉफिट के जो पोर्शन, ये सब बांग्लादेश में बांग्लादेश विरोधी और भारत विरोधी काम में लगा रहे। भारतीय जो काउंटरफेट करेंसी बांग्लादेश में आ रहे, ये भारत अंदर जा रहे, हथियार आ रहे। सो पाकिस्तानी आईएसआई, जैसे मैंने कहा, 5 दफ्तर खोल ली ढाका सिटी में। और एक इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ श्वेता जी, कि उल्फा की कमांडर परेश बरुआ, वो दिसंबर की 10 तारीख ढाका आए, और अभी जब आपके साथ और हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट को सबके साथ बात करो, परेश बरुआ ढाका की मोहाखाली DOHS एरिया के रोड नंबर 5 में पाकिस्तानी आईएसआई की सेफ हाउस में है। अब क्या कहेंगे? ठीक है अमितोष जी, मैं आती हूँ फटाफट से प्रेम जी से रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। प्रेम जी, सुना आपने, अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश का, वहां को अस्थिर कर दिया, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में है, जैसा कि खुद वहां के वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं हमें, और वो हमें दावा नहीं कर रहे, वो वहीं पर मौजूद है, वो वहां देख रहे हैं कि आईएसआई की कैसी घुसपैठ वहां पर है, कैसे वहां पर काम किया जा रहा है, उसके बाद वो ये बता रहे हैं। बावजूद इसके हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े लीडर्स इस तरह की बात करेंगे? प्रेम जी देखिए, जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं, और जो शक्तियां भारत विरोधी हैं और भारत के खिलाफ बोल रही हैं, वही शक्तियां ये कह रही हैं कि वो हादी का हत्यारा भारत की सीमा में घुसा है। कोई और नहीं कह रहा है, पुलिस भी नहीं कह रही है, वहां की पुलिस ने कहा, वहां की पुलिस भी नहीं कह रही है, हाँ। लेकिन वही शक्तियां वो कह रही कि भारत की ओर घुसा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे हम इस पैनल में बात कर रहे हैं कि भारत विरोधी शक्तियां, उनका बोलबाला है बांग्लादेश में। तो जो राशिद अल्वी के बयान को यहाँ पर थोड़ा जोड़े, उन्होंने कहा कि वहां ये इंप्रेशन है कि इसका जिक्र क्यों करना, इसका जिक्र अपनी सियासत चमकाने के लिए क्यों करना? प्रेम जी, इसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। नहीं, जायज नाजायज की बात नहीं है, वो तकनीकी रूप से अगर हम यहाँ पर ऐसे हालात में अगर आप देश के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में अब बोलने शिगुफा छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं, अब बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि राशिद अल्वी जो बोल रहे हैं वो बात देश विरोधी है। थोड़े अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश कुमार जी, आपके हिसाब से देश के हित में है, ठीक है, वो नहीं तय करेंगे, आप क्या तय करेंगे? कौन? मैं थोड़े किसी को देश विरोधी तय करने वाला एजेंसी हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोर्ट में भी ये बात जाएगी ना, तो देश विरोधी बयान क्या हो सकता है? नहीं, देश विरोधी बयान क्या हो सकता है? ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ। प्रेम जी, ये बात समझिए, अगर राशिद अल्वी का बयान देश विरोधी नहीं है तो फिर तो कोई बयान देश विरोधी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है, उसका मतलब वही है, इसका जिक्र करने का मतलब यही है। समय की परिस्थिति में, प्रियंका गांधी इस समय की परिस्थिति में राशिद अल्वी के बयान को बांग्लादेशी कट्टरपंथी वहां कोट करके भारत विरोधी अभियान चलाएंगे, वहां भारतीय स्थानों पर आग लगा सकते हैं, वहां आतंकवादी तैयार हो सकते हैं। पाकिस्तान ने पहले देखो, भारत का एक नेता कर रहा है, क्योंकि राशिद अल्वी का बयान जो है ना, नहीं सुनो, राशिद अल्वी का बयान, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी मैंने आपको सुना जाए थोड़ी एक बिंदु, प्रेम कुमार जी, नहीं, प्रेम कुमार जी, मेरी बात सुन लिया जाए। राशिद अल्वी का बयान जो आप कह रहे हैं उस भाव में नहीं दिया गया है, उनके बयान को ठीक से सुनने से लगता है कि वो कह रहे हैं
और मान रहे हैं कि भारत ने हत्या कराई है। और इस बयान के आधार पर इस समय बांग्लादेश में आतंकवादी उग्रवादी खड़े होकर भारत के विरोध में बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब मैं तो बांग्लादेश के उन पत्रकार की हिम्मत की दाद देता हूं कि जहां की दफ्तर जलाए जा रहे हैं, कोई पत्रकार प्रश्न न उठाए, उसमें वो कम से कम देश की सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं। राशिद अल्वी बांग्लादेश में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आप ये नहीं, उनकी कही हुई बात का वहां इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पहले पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस नेताओं की कही हुई बातों का। वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अमितोष जी के पास में आती हूँ। नेपाल में जब हिंसा होती है तो मोदी विरोधी जेनजी को उकसाते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे हालात हो सकते हैं, बांग्लादेश देश जैसे हालात यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये सब कह के क्या साबित करना चाहते हैं? आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए देश विरोध के किस हद तक जाएंगे? श्वेता जी, मैं 2 स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस के कोट करता हूं आपके माध्यम से। पहला उनका स्टेटमेंट था कि मैंने हर हिंदू को कहा है कि स्टार्ट सेइंग दैट यू आर ए बांग्लादेशी नॉट हिंदू, देन ओनली यू विल बी प्रोटेक्टेड। एक, और वो सबके सामने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू का बाइट भी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हर हिंदू शेख हसीना का प्रोटेक्टर था, डिफेंड था, और अगर जब तक रहेगा ऐसी एट्रोसिटीज होती रहेगी, उसमें प्रिवेंशन कौन कर सकता है? तो राशिद अल्वी, प्रेम जी और चंद्रमोहन शर्मा मेरे ख्याल से वही स्टेटमेंट्स और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिस तरह से वहां की एट्रोसिटी करने वाले लोग हिंदुओं के प्रति यूज कर रहे हैं। क्या ये वो स्टेटमेंट होता अगर मुस्लिम माइनॉरिटी होती और हिंदू मेजॉरिटी होती, इस तरह की एट्रोसिटीज होती? जो कश्मीर के अंदर में हुआ था पहलगांव में, तब भी इनके एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी इनके ऑपरेशनल एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स थे। और आज शेख हसीना को प्रोटेक्टर बताते हुए अगर एट्रोसिटी हो रही है तो मतलब ये कह रहे हैं कि शेख हसीना भारत में इसलिए हिंदू मर रहा है तो आप छोड़ दो और हिंदू बच जाएगा। तो मतलब उस एट्रोसिटीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। आपने नेपाल की बात छीनी थी तो मैं राजीव गांधी पर चला जाता हूं। एक कोटेशन है, राजीव गांधी गवर्नमेंट थ्रू आउट हिंदू मोनार्की नेपाल, और उसके बाद क्या हुआ? और ये ढाका ट्रिब्यून का एग्जांपल है। कोई हिंदू नहीं बचेगा 30 साल के अंदर में। कौन सी शेख हसीना और कौन सा? दिस इज अ सेल्फ एथोरिटी एथिकल क्लींजिंग, a genocidal tendencies against Hindu or the minorities being in Pakistan, being in Afghanistan or being in Bangladesh, and therefore लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे चंद्रमोहन जी, इस पर बोलेंगे कुछ? अभी आपने उनके बोल रहे थे, बीच में बोल रहे थे, बोलना मत। देखिए, राशिद अल्वी जी का बयान बांग्लादेश में इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन उसका बखूबी इस्तेमाल हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का मीडिया खूब करेगा, क्योंकि रोटियां सेकनी है और कुछ विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग उसका इस्तेमाल करके देश के अंदर फिरका परस्ती। अभी मेरे को ये पता समझ नहीं आता कि आप लोगों को जब विपक्ष बोले तो आप एकदम कूद क्यों पड़ते हैं? अगर विपक्ष की आवाज नहीं तो फिर बुलाई मत करो, राशिद अल्वी की बात का खंडन नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया अगर सवाल उठाएगा उस पर तो आपको इस पर एतराज है, आपको इस पर मिर्ची लग रही है। नहीं बुलाया क्यों? बोलिए। आपने हमें बोलने नहीं देना, प्रेम जी को बोलने नहीं देना, मुझे बोलने नहीं देना। बिल्कुल बोलने देना है, लेकिन आप ऐसे मीडिया पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप बोलिए। हमारी फोटो लगा दिया करो, फिर जो बोलना होता है कांग्रेस के। अरे चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके बोलिए तो चंद्रमोहन जी, चाहे लगा दिया करो और मैं बोलूंगा नहीं। चलिए बोलिए आप बोलिए। यही तो आप इस्तेमाल करना चाहते हो। अरे टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एट्रोसिटीज जो आपके समय हिंदू पे उस पर एग्जामिनेशन दो। आपके राशिद अल्वी ने जो कहा है उसके ऊपर दो, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है उसके ऊपर में दो, एंटी नेशनल स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर। बोलने दीजिए उनको, अमितोष उनको बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी बोलिए। लेकिन यहाँ के हिंदुओं के साथ आप क्या कर रहे हो? वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? उसके ऊपर अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई उसके लिए आपका क्या दबाव है उस सरकार के ऊपर? राशिद अल्वी के ऊपर आप कुछ भी कार्रवाई करो, लेकिन मेरे वहां के जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, मेरे वहां के तो आपको लग रहा है सरकार सिक्योर नहीं कर रही? जब सुनिए मेरी बात, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, तो क्या सरकार ने उसको उठाया नहीं था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सरकार ने दबाव नहीं डाला था? मैंने आपकी बातों का सत्यता के साथ जवाब दिया। अगर इनमें दम हो तो सच करके बता दे, और या तो विदेश मंत्रालय या देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय एक कठोर बयान दे बांग्लादेश के अंदर इस हिंदुओं की निर्मम हत्या के ऊपर। अब दे जी जवाब दे। नहीं, इसी को देखो, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति इस अवस्था में पहुंच गई है जब केवल बयान और वक्तव्य पर्याप्त नहीं है। इस देश को मिल बैठकर तय करना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की ही रक्षा के लिए नहीं, वहां जिस ढंग से कट्टरपंथ बढ़ा है उसमें भारत को क्या करना चाहिए। अब भारत के लिए आगे क्या हो गई है। लेकिन सुनिए ना, सुनिए पाकिस्तान का 12% 13, अरे सुनिए ना चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान का 12% 13% हिंदू
आज 1%, 1.5% तक रह गया। बांग्लादेश का 22% हिंदू 8% से भी नीचे आ गया। ये सब पहले की सरकारों के दौरान आज तक होता रहा है, लेकिन जो होता रहा है उसके आधार पर हम जस्टिफाई नहीं करते। हम कहते हैं कि एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, विकट परिस्थिति, एक दूसरे संप्रभु देश में कैसे इसका समाधान किया जाए, क्योंकि भारत के अलावा हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। एकमात्र हिंदू भारत देश ही है जो कहीं भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो खड़ा होगा, और इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। बचाया गया। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप प्रेम जी। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीति